बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कल से एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे या कि एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक खबर और ये भी चल रही है कि अगर इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें वापस बरतानिया में भेज दिया जाएगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान में आकर एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। इस हवाले से कानून क्या कहता है और क्या हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार कर सकती है कि नहीं कर सकती, इस हवाले से कानून क्या कहता है, ये तमाम तर क्या तफसीलात इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा DGI-SPR ने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने खास तौर पर जो बात कही वो ये थी कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है, कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा भारतीय फजाइया का एक और लड़ाका त्यारा तबाह हो गया है। आप यकीनन हैरान होंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह हो गई कि भारतीय त्यारे, हर रोज हम कोई ना कोई खबर सुनते हैं कि उनका त्यारा तबाह हो गया, तो अब क्या वजह बन गई कि उनका एक और त्यारा तबाह हो गया, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा अदाकारा हुमैरा असगर की कराची में मौत हुई है, तो इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर काफी बातें चल रही हैं, तो इसको भी डिस्कस करेंगे कि उनकी मौत की वजह क्या थी और उनके मरने के बाद उनकी मैयत उनके घर वालों ने रिसीव क्यों नहीं की। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक खबर है, वो मैं इधर आपके सामने रखना चाहूंगा। ये कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक केस में PTI को नहीं सुना गया। पेशावर हाई कोर्ट को मखसूस नशिस्तों के मामले पर मिसलीड किया गया था, दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अच्छा, मैं समझता हूं कि हर काम का एक वक्त और टाइम होता है। अगर वक्त गुजरने के बाद आपको कोई आइडिया आ जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आमतौर पे एक पंजाबी की मिसाल भी दी जाती है कि जी लड़ाई के बाद अगर आपको थप्पड़ याद आए तो ज्यादा बेहतर यह है कि आप अपने ही मुंह के ऊपर मार लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब टाइम वक्त था कि पेशावर हाई कोर्ट से रजू करते तब नहीं किया, जब टाइम वक्त था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन फाइल करते तब नहीं किया। मतलब कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने KPK की हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए एक पटिशन फाइल की थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे पार्टी नहीं बनी, खारिज हो गई पटिशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई तो वहां पर भी अपील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे पार्टी नहीं थी। लेकिन बाद अज़ां एक दरखास्त देकर पार्टी ये बने, लेकिन परे में इन्होंने मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी थी। लेकिन चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। बाद में नदरसानी दायर की गई तो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ गया कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। चलें, ये तमाम एपिसोड आपको पता है कि क्या कुछ हुआ। लेकिन अब जाके अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझे कि जी हम पार्टी नहीं थे तो हमें सुना जाए, हम पटिशन करेंगे तो हमें कोई रिलीफ मिलेगा, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ बेवकूफ़ी पर मबनी बात है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK की हाई कोर्ट में जाए तो पटिशन खारिज होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए तो उनकी पटिशन खारिज होगी। जहां मर्जी ये अपील कर लें, जहां मर्जी ये नजरसानी दायर कर लें, इनकी तमाम दरखास्तें, तमाम नजरसानियां, तमाम अपीलें खारिज हो जाएंगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेट फैसला आ गया। अब मजीद इस केस को कोई भी नहीं सुनेगा। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा, उनका कहना है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इमरान खान की तर्ज सियासत से पाक किया जाए। अच्छा, जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस बंदे को ये बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई कि इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर तो तुम बात करते हो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा अपना कंडक्ट क्या है। मतलब कि तुम क्या चाहते हो कि पाकिस्तान की सियासत में धोखा होना चाहिए, फ्रॉड होना चाहिए, बेईमानी होनी चाहिए, मैंडेट दूसरों का चुराया जाना चाहिए, जिस तरह के ख्वाजा आसिफ ने किया। तो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। पाकिस्तान का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सबको इस बात का पता है कि वहां
8 फरवरी 2024 को क्या हुआ था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि हमारा मैंडेट चुराया गया, हमारा वोट चोरी किया गया। तो ख्वाजा आसफ साहब के बारे में तो खैर सबको पता है कि उनके मद्दे मुकाबल जो खातून थी सियालकोट से वो इलेक्शन जीत चुकी थी, लेकिन ख्वाजा आसफ को जताया गया और उस रेहाना डार, उसका नाम मेरे जहन में आ गया, रेहाना डार को ये इलेक्शन हरवाया गया। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसफ साहब ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की सियासत तो ठीक नहीं है और धोखे, फ्रॉड और बेईमानी वाली सियासत जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। चलें, मेरा ख्याल है कि बात करते हुए थोड़ी सी शर्म महसूस कर लेनी चाहिए। अलीमा खान साहब ने कहा कि हमें कर्नल नहीं रोक रहा, मरियम नवाज के शौक पूरे करने के लिए ऊपर से सहूलतकारी की जाती है, मरियम नवाज जो चाहती हैं उसको पूरा किया जाता है। अच्छा चलें, ये इमरान खान साहब का मौकफ इस हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने कभी भी मरियम नवाज का इस हवाले से नाम नहीं लिया, ना ही उनके किसी ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर इस हवाले से कोई बात की गई है, ना ही इमरान खान साहब के वकला ने या पार्टी के लोगों ने इस हवाले से कभी बात की है। इमरान खान साहब का हमेशा से ये मौकफ रहा है कि जेल में एक कर्नल साहब मौजूद हैं, उनकी मर्जी, उनका हुक्म, जैसे वो चाहते हैं वैसा होता है। मरियम नवाज का उन्होंने कभी नाम नहीं लिया, लेकिन ये दूसरी तीसरी दफा ऐसा हो गया है कि अलीमा खान साहबा ने मरियम नवाज का नाम लिया है कि जेल में इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से भी उनके साथ सलूक हो रहा है, या उनको जिस तरह से तकलीफ में रखा गया है या आइसोलेशन में रखा गया है, या उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही, अखबार नहीं दिया जा रहा, टीवी की सहूलत नहीं है, वगैरह वगैरह, ये अलीमा खान साहबा ने इस हवाले से 2-3 दफा बात की है तो मरियम नवाज का नाम लिया है। अच्छा जी, अब बात कर लेंगे कि इमरान खान साहब के बेटे, यहां मैं सलमान अकरम राजा साहब की एक स्टेटमेंट बहरहाल आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि इमरान खान के बेटों को गिरफ्तार करने की धमकी पर सलमान अकरम राजा का रद्द-ए-अमल ये है कि गिरफ्तारी से डंडे से अब कोई खौफजदा नहीं है, इसमें नुकसान उन्हीं का है जो इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं, उन्हें रोकने वाला गलती करेगा। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ना कल एक व्लॉग रिकॉर्ड करवाया था, तो उस वक्त मैं अपनी गलती को कन्फेस करता हूं कि शायद मेरे पास प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं थी। मेरे पास इंफॉर्मेशन ये थी कि क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तानी हैं तो उनके बच्चों की पैदाइश शायद पाकिस्तान में हुई है, या अगर पाकिस्तान में नहीं हुई तो कम से कम वो पाकिस्तान के शहरी हैं, मतलब कि उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी है और इंग्लैंड की नेशनैलिटी भी है। तो अगर वो पाकिस्तान के नेशनल हैं तो उनका राइट है कि वो पाकिस्तान में आना चाहें तो आ सकते हैं, और अगर वो एहतजाज में शामिल होना चाहें, अपने वालिद साहब को रिहा करवाने के हवाले से तो कोई तहरीक शुरू करना चाहें, किसी तहरीक का हिस्सा बनना चाहें, किसी तहरीक को लीड करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। तो मुझे बाद में पता चला कि नहीं, जिस तरह से मैं समझ रहा था ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब पाकिस्तानी हैं, उनकी शादी जमाइमा से हुई, जमाइमा खान थी लेकिन अब वो जमाइमा गोल्डस्मिथ हैं। तो जमाइमा खान साहब इंग्लैंड की रिहायशी हैं, उनके पास इंग्लैंड की नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी उनके पास नहीं है। लेकिन चलें, अब क्वेश्चन ये है कि उनके बेटों की नेशनैलिटी क्या पाकिस्तानी है कि नहीं है, और अगर उनके नेशनैलिटी पाकिस्तान की नहीं है तो इस सूरत में क्या वो पाकिस्तान में आके किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं, किसी तहरीक को लीड करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या उनकी गिरफ्तारी का कोई अमकान है कि नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब के दोनों बेटे वो पाकिस्तान के नेशनल नहीं है। पहली बात तो यह है कि उनकी पैदाइश पाकिस्तान में नहीं हुई है, इंग्लैंड में हुई है, और दूसरी बात यह है कि उनके पास इंग्लैंड की नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी उनके पास नहीं है। मतलब कि इमरान खान साहब के दोनों बेटे पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अब यहां कानून यह कहता है कि अगर कोई शख्स जो कि पाकिस्तान का शहरी नहीं है, वो पाकिस्तान में आके किसी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई एहतजाज नहीं कर सकता, किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकता, किसी एहतजाजी तहरीक को लीड नहीं कर सकता। तो अब पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब के बेटे अगर पाकिस्तान में आके एहतजाज में शामिल होना चाहते हैं, इमरान खान साहब ने जिस तरह से अनाउंसमेंट की हुई है, तो कानूनी तौर पर वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बन सकते, इस एहतजाज को लीड नहीं कर सकते। अगर वो पाकिस्तान में आके एहतजाज में शामिल होंगे तो वो गलत करेंगे और कानून के खिलाफ काम करेंगे। अब दूसरी बात ये आएगी कि अगर वो ऐसा करें तो फिर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कल कहा था
कि अगर इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान में आके एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मैंने कल उनके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था कि राना सनाउल्लाह साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं, तो उन्होंने बहुत छोटी बात की है, लेकिन उन्होंने बात सही की थी, क्योंकि जब कानून इस बात की इजाजत नहीं देता तो फिर हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब के बेटों को अगर वो एहतजाज में शामिल होते हैं या सियासत का पार्ट बनते हैं तो उनको गिरफ्तार करने का राइट रखती है। वो गिरफ्तार हो सकते हैं, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, इंग्लैंड की एम्बेसी के थ्रू उनको इंग्लैंड में वापस भेजा जा सकता है। अच्छा, अब अमकान क्या नजर आता है? मेरा ख्याल है कि मैंने खैर पहले भी इस बात को डिस्कस किया था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान में आके किसी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। देखिए, उनका राइट है, उन्हें अपने बाप की रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे आवाज बुलंद करनी चाहिए और हर वो तरीका अख्तियार करना चाहिए, कानूनी तरीका, कि जिसके जरिए से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता हो या उनकी कोई रिहाई हो सकती हो, लेकिन तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते। हाँ, अगर वो पाकिस्तान में आना चाहें, अपने वालिद साहब से मुलाकात करना चाहें, तो मेरा ख्याल है कि ये उनका राइट है, उनका बाप है, जेल में मौजूद है, उन्हें अपने वालिद साहब से मुलाकात करने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान में नहीं आएंगे और ना ही वो किसी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आ गए या किसी तहरीक का हिस्सा बनने की उन्होंने कोशिश की तो मेरा ख्याल है कि उन्हें वाकई ही गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उनका पाकिस्तान में आने का अमकान फिलहाल मुझे नजर नहीं आता। अच्छा जी, अब जरा बात कर लें अदाकारा हुमैरा असगर के बारे में। ये कल का वाकया है और सोशल मीडिया के ऊपर काफी डिस्कस किया जा रहा है। कल भी खैर मुझे इस वाकये के बारे में पता था, लेकिन चूंकि ये कोई इतनी ज्यादा नॉन अदाकारा नहीं थी तो ना ही कोई इतनी बड़ी को मैं इसको स्टोरी को समझता था कि इसको मैं डिस्कस करूं, लेकिन चूंकि अब ये बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है तो मैं जरूरी समझता हूं कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। अच्छा, ये जी कहा जा रहा है कि ये कोई अदाकारा है या मॉडल है। खैर, मैंने तो इसे आज तक कभी किसी कमर्शियल में, टीवी पे, ड्रामे में या फिल्म में कहीं पर भी इसको मैंने नहीं देखा, लेकिन चले, कोई अदाकारा है जी, हुमैरा असगर इसका नाम है और कराची में एक फ्लैट में ये अकेली ही कई सालों से रिहाइश पजीर थी और अल्टीमेटली अब उसके बारे में पता चला है कि उसकी डेथ हो गई है। ये स्टोरी कुछ इस तरह से हुई थी कि ये खतून वहां पे कई सालों से अकेली रह रही थी। तो जब मालिक मकान ने 12 दफा उससे किराए का मुतालबा किया, लेकिन वो किराया नहीं दे पा रही थी, बट एवर उसके पास किराया नहीं होगा, उसने किराया पे नहीं किया, तो मालिक मकान ने अदालत में उसके खिलाफ एक दावा दायर कर दिया जो कि डिक्री हो गया और बाद वो अपने साथ बैलफ को लेकर अपने फ्लैट में गया, अपने घर में गया और वहां पे जाके दरवाजा ना किया, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दरवाजा अंदर से बंद था और जब मालिक मकान अपने साथ बैलफ को लेकर गया है अपने मकान को खाली करवाने के लिए तो दरवाजा नाक किया गया, तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। 12 दफा दरवाजे को नाक किया गया लेकिन अंदर से कोई नहीं निकला, तो अल्टीमेटली दरवाजे को तोड़ा गया और पुलिस घर के अंदर दाखिल होगी। तो जैसे ही घर के अंदर मालिक मकान और पुलिस दाखिल हुई है तो वहां पे उनको पता चला कि वो खतून हुमैरा असगर घर के सहन में मुर्दा हालत में पड़ी है और वहां से बदबू आ रही है और ऐसा लग रहा था कि जैसे तकरीबन 1 महीना कबल उसकी मौत हुई है। चले खैर, मामला पुलिस तक चला गया, पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम करवाया और उसको कोल्ड हाउस में भेज दिया ताकि इसके वारसान का पता किया जाए और इसकी तदफीन वगैरह की जाए। बाद उसके मोबाइल फोन के रिकॉर्ड से पता चला कि ये खतून लाहौर की रिहायशी हैं और उसके वालिद साहब का नंबर पुलिस को मिल गया। तो पुलिस ने जब इस खतून हुमैरा असगर के वालिद से रब्ता किया कि तुम्हारी बेटी की इस तरह से डेथ हो गई है तो लिहाजा आप इस तरह करें कि कराची आएं, अपनी बेटी की मैयत को ले जाएं और इसकी तदफीन कर दें, लेकिन हुमैरा असगर के वालिद ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं कराची नहीं आऊँगा और अपनी बेटी की डेड बॉडी रिसीव नहीं करूँगा क्योंकि मेरा उसके साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है और कई सालों से हम उसके साथ अपना तल्लुक वास्ता खत्म कर चुके हुए हैं। पुलिस ने 12 दफा कहा, रिक्वेस्ट की कि आपकी बेटी है, चलें जो भी मामला है या आपका आपस का मामला है, लेकिन फिलहाल आप आएं और उसकी डेड बॉडी को ले जाएं। लेकिन पुलिस के 12 दफा कहने के बावजूद उसके बाप ने इकरार नहीं किया,
बल्कि फ़ोन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मेरा अपनी बेटी के साथ कोई वास्ता नहीं है, मैं उसको साथ लेकर नहीं जाऊंगा। ये तमाम तर स्टोरी है। लेकिन अब हुमैरा असगर का अपने वालिद या वालदा या अपनी फैमिली के साथ क्या मामला थे, इसके बारे में खैर फिलहाल तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको गेस किया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि देखें, अगर वो अदाकारी करना चाहती थी या घर से बाहर रहना चाहती थी तो यकीनन वालदैन की रजामंदी इसमें शामिल नहीं थी। अगर वालदैन की रजामंदी इसमें शामिल होती तो इस तरह से वो तनहा ना रह रही होती और ऐसा ना होता कि वो 1 महीने से मुर्दा हालत में पड़ी और उसके घर वालों को पता ना हो। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वालिद को जब इस बारे में पता चले, उसकी माँ है, बाप है, बहन भाई हैं, तो वो इनकार कर दें और कहें कि हमारा उसके साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। इससे यही पता चलता है कि शायद हुमैरा असगर ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की है और उनकी मर्जी के खिलाफ जाके उन्होंने अदाकारी का शोबा इख्तियार किया और तनहा जिंदगी गुजारने का फैसला किया। तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन के साथ तल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से ये तमाम तर सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। मेरा ख्याल है कि चले वट एवर जो भी हुआ, लेकिन जो भी मर्द है या औरत है उसे चाहिए कि कम से कम वो जो भी करना चाहते हैं अपने वालिदैन को इत्मीनान में लेके करें। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि अदाकारी की फील्ड में जाना, यकीनन वालिदैन इसको अक्सर अप्रिशिएट नहीं करते। तो आप अगर अपनी मर्जी से आगे बढ़ेंगी तो फिर वालिदैन तो समझेंगे कि आपकी इज्जत, कि उनकी इज्जत के ऊपर हरफ आ रहा है, वो तो इस बात को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को इस हवाले से ख़ास तौर पर सोचना चाहिए कि अदाकारी की फील्ड में अगर वो जाना चाहती हैं तो कम से कम अपने वालिदैन को इत्मीनान में ज़रूर लेकर जाएं, वरना इसी तरह की सूरत हाल होगी। देखें, ये चंद दिन कबल भी एक वाक़या इसी तरह का हुआ था कि एक अदाकारा अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई और तकरीबन 8-10 दिन कबल उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन किसी ने उसके बारे में पता नहीं किया। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रखेंगे तो फिर मामलात इसी तरह से होंगे। चलें, खैर ये उनकी पर्सनल से मामलात में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अच्छा, जिसके अलावा अल जजीरा को जो इंटरव्यू दिया गया है उस हवाले से DGI SPR ने अल जजीरा टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि खारजियों की इस्तिलाह हालिया दिनों में पाकिस्तानी फौज और मीडिया में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि खारज की इस्तिलाह इन मुसल्लह ग्रोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। मौजूदा फितनतुल खारज इस गुमराह कुन नजरिए का तसलसल है जो मुसलमानों को अपने गुमराह कुन अकीदे के तहत कत्ल करते आए हैं। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि इस्लाम में जहाद या कताल का अख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फर्द, तंजीम या ग्रोह को अख्तियार नहीं। फितनतुल खारज को इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। फितनतुल हिंदुस्तान की इस्तिलाह पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान खास तौर पर सूबा बलूचिस्तान में मुल्क को गैर मुस्तकम करने के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान ने इस्लामी रियासत के खिलाफ किसी भी जारहियत को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया है। भारत सियासी क़यादत मुतअद्दिद मौके पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का इतराफ़ कर चुकी है। DGI SPR ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टर माइंड अजीत दोवल है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का इतराफ़ कर चुके हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक DGI SPR ने इसराइल की जारहियत का निशाना बनने वाले ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सफारती हमायत का अदा किया है। DGI SPR ने बताया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर इत्मीनान की अक्कासी करता है। अच्छा, इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस के सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि उस अपील का कुछ नहीं बनेगा और वो अपील खारिज हो जाएगी। अच्छा जी, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि भारतीय फ़ज़ाइया का एक और लड़ाका त्यारा गिरकर तबाह हो गया है। अच्छा, ये इनके साथ इस साल ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ। जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग चल रही थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 7 त्यारों को तबाह किया था। और ये बात चलें,
ये तो मैं बताऊंगा कि इनका ये लड़ाका त्यारा किस तरह से तबाह हुआ, लेकिन ये बात भी सबको याद रखनी चाहिए कि हमने हिंदुस्तान के 7 त्यारों को तबाह किया है जंग में, बल्कि जंग में भी नहीं, शायद सिर्फ अपने डिफेंस में, जिसमें 4 राफेल त्यारे भी शामिल हैं। चलें, अच्छा, हिंदुस्तान के साथ आए दिन कोई ना कोई इस तरह का वाकया होता रहता है। कभी उनका कोई लड़ाका त्यारा तबाह हो गया, कभी कोई तबाह हो गया, कभी कोई फन्नी खराबी बन गई, कभी पायलट की गलती निकल आई, कभी कोई मसला बन गया, कभी गिरकर तबाह हो गया। और मुसाफिर त्यारा भी इनका चंद दिन कबल एक गिरकर तबाह हुआ, तकरीबन 300 से ज्यादा उसमें मुसाफिर सवार थे। तो ये जो अभी हालिया वाकया हुआ है, इस हवाले से भारतीय फजाइया का जिगवार लड़ाका त्यारा राजस्थान के जिला चोरू के बानुता गांव के करीब गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में पायलट भी हलाक हो गया। भारतीय चैनल NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इस त्यारे ने सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी। भारतीय फजाइया के राजस्थान में कई अड्डे हैं, जिनमें एक जोधपुर और दूसरा बीकानेर में वाक़या है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक राजाल देसर के स्टेशन हाउस ऑफिसर कमलेश ने खबर सां एजेंसी PTI को बताया कि यह त्यारा दोपहर तकरीबन 1:25 पर पानोदा गांव के एक जरी मैदान में गिरकर तबाह हुआ। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जाए हादसा के इर्द गिर्द इंसानी जिस्म के एज़ा बिखरे हुए पाए गए, जिससे जाहिर होता है कि त्यारे में सवार पायलट शायद जिंदा ना बच सका हो। इसके अलावा मार्च 2025 में भारतीय फजाइया का एक लड़ाका त्यारा हरियाणा के जिला पंचकोला में गिरकर तबाह हो गया था, और इससे कबल अप्रैल में फजाइया का एक जिगवार लड़ाका त्यारा गुजरात के जामनगर के करीब गिरकर तबाह हो गया था। तो ये जनाब हिंदुस्तान के त्यारों की सूरत हाल है, और आप अंदाजा कर लें कि उनके त्यारे किस हद तक कारआमद हैं कि आए दिन उनमें कोई ना कोई फन्नी खराबी पड़ती रहती है। और ये उनके पायलट की सूरत हाल है कि आए दिन किसी न किसी पायलट की गलती की वजह से उनके त्यारे तबाह हो रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।